स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जब तक हम अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं बहुत सारी खुशियाँ भी मिलती हैं, लेकिन कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हमें परेशान करती हैं। बहुत सारी समस्याओं के बारे में हम आपको बताते रहते हैं, उसके कारण, उसके निदान के बारे में, लक्षणों के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि न्यूरो से संबंधित कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आमतौर पर होती हैं। अगर आमतौर की परेशानियों की बात करें तो उनमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो आजकल आप देख रहे हैं, जो दुर्घटनाएं इतनी ज़्यादा हो रही हैं, हेड इंजरी के केस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ कई बार मिर्गी का दौरा लोगों को पड़ता है और समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे होता है। इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं लोगों के बीच में, तो हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर CB सहाय, जो कि HOD हैं न्यूरो सर्जरी विभाग रिम्स रांची में। साथ ही साथ प्रोफेसर के रूप में भी आप कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार हम सबकी ओर से। डॉक्टर साहब, न्यूरो से संबंधित अगर समस्याओं की हम चर्चा करते हैं तो बहुत सारी, इसकी मतलब जो लिस्ट है वो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन आज हमने सोचा है कि मिर्गी के बारे में थोड़ा डिटेल में हम दर्शकों को बताएं, क्योंकि मिर्गी को लेकर सर आप भी देखते होंगे कि बहुत सारी गलतफहमियां लोगों के बीच में हैं। तो सबसे पहले सर आप बताएं कि ये मिर्गी शब्द है जो, ये क्या है? मिर्गी एक मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, जिसमें मस्तिष्क से जो वेव्स निकलते हैं वो सडनली एकाएक बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं। और चूँकि मस्तिष्क से ही हमारा पूरा शरीर कंट्रोल होता है, याददाश्त से लेकर के हाथ पाँव के मूवमेंट से लेकर के और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके कारण से शरीर के किसी एक भाग में, जो कि धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है और झटका आने लगता है। इसलिए कई बार लोग बोलते भी हैं कि मिर्गी है, झटका की बीमारी है। तो इसे ही बोलचाल भाषा में हम लोग एपिलेप्सी या मिर्गी कहते हैं। जी जी। तो मिर्गी का जो कारण अब हम जानना चाहेंगे सर कि ये किन किन कारणों से मिर्गी का दौरा पड़ता है? मिर्गी के कारण में हम लोग शुरू से अगर लें तो देखा गया है कि बच्चों में और फिर 60 के उम्र के बाद के लोगों में मिर्गी की बीमारी ज़्यादा होती है। और मिर्गी में जैसा कि मैंने एक शब्द बोला था कि झटका आना जी, तो झटका आना और भी अन्य कारणों से हो सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कन्वल्सन। कन्वल्सन अन्य कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि अगर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या ब्लड शुगर बहुत कम हो गया है, गुर्दा अगर फेल कर गया है, यूरिया बहुत ज़्यादा अगर हो गया है, तो उस स्थिति में भी जो है कन्वल्सन हो सकता है। बहुत तेज बुखार, तो उस कारण से भी जो है कन्वल्सन, झटका आ सकता है। लेकिन मिर्गी अगर शब्द यूज करते हैं यानी एपिलेप्सी, तो यह मस्तिष्क से ही संबंधित है। तो मस्तिष्क में जो भी कारण है, तो हम लोग अगर शुरू से देखें तो बचपन से देखते हैं। जैसे कोई भी मिर्गी का बीमारी आता है तो हम लोग उससे पूछते हैं कि क्या यह पूरे 9 महीना पर हुआ था कि 7 महीना में ही इसका जन्म हो गया, जन्म लेने के बाद तुरंत रोया था कि नहीं रोया था। इस सवाल के पीछे हम लोग के पूछने का कारण ये रहता है कि मस्तिष्क को जन्म लेते ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर देरी से बच्चा रोता है, यानी कि फेफड़ा काम नहीं किया और मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी हो गई और मस्तिष्क में डैमेज हुआ, जिसके कारण से उसे मिर्गी की बीमारी होने की संभावना रहती है। उसके बाद फिर हम लोग उससे पूछते हैं कि कभी कोई मेनिंजाइटिस वगैरह, मस्तिष्क ज्वर, हाई फीवर इत्यादि हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद से फिर हम लोग पूछते हैं कि कभी सिर में कभी चोट लगा कि नहीं लगा। तो ये सारे जो कारण हैं वह जो है एपिलेप्सी और मिर्गी का कारण में आते हैं। फिर जब हम लोग एडल्ट में या फिर ओल्ड एज में जब जाते हैं तो उसमें ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है, जिसके कारण से कि एपिलेप्सी होता है। तो ब्रेन ट्यूमर के बारे में भी हम लोग उस जानकारी लेना चाहते हैं और कुछ जांच वगैरह कराते हैं। तो ये विभिन्न कारण है जो कि एज के हिसाब से हम लोग पूछते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर आगे के काम करते हैं। जी जी जी। तो ये सारी जो कारण का आपने जिक्र किया सर, उसमें क्या एक कारण आनुवांशिकता भी है? क्या हेरिडिटरी भी हो सकती है? हाँ,
कुछ केसेज में देखा गया है कि आनुवांशिक जो है सो लक्षण इसमें रहते हैं जो कि फैमिलीज में हो सकते हैं जी। तो उसमें जो है सो हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं और देखते हैं कि कोई जीन्स में कुछ खराबी है कि नहीं है। और आज तक तो जेनेटिक्स इतना एडवांस कर गया है कि डीएनए में कोई भी अगर खराबी हो, जीन्स में खराबी हो, तो उसका हम लोग को पता लग जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग उससे बोलते हैं कि यह जेनेटिक कॉज है। अच्छा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहूँगा कि यह छुआछूत से नहीं फैलता है। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं हम लोग के समाज में कि कोई मिर्गी का रोगी है तो सोचता है कि उसके साथ खाने से, रहने से जो है सो हमें भी पकड़ लेगा। ऐसी बात नहीं है। मिर्गी छुआछूत की बीमारी नहीं है, यह एक से दूसरे को नहीं फैलता है। जी, मतलब ये अपने अंदरूनी जो शारीरिक है जो उसके कारण कुछ ये होते हैं या फिर आनुवांशिक हो सकते हैं, लेकिन छुआछूत जैसी कोई बात मिर्गी को लेकर नहीं है। ये गलतफहमी बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी ये आप लोगों के लिए जानकारी है। अगर जो भी ये सोचते हैं कि मिर्गी के जो पेशेंट हैं उनसे हम दूरी बना कर रखें, उनकी देखभाल ना करें, तो ये मतलब ये गलतफहमी है उनकी और 100% ये गलतफहमी है। तो ये जो मिर्गी के कारण आपने बताया सर, अगर मिर्गी का दौरा आता है तो वो कैसा होता है, मतलब क्या फील होता है लोगों को, कैसे पता चलता है कि ये मिर्गी का ही दौरा है? मिर्गी के कुछ प्रकार होते हैं। हाँ। जैसे बच्चों में देखा गया है कि वैकेंट लुक हो जाएगा, एकाएक लगे कि कुछ नहीं देख पा रहा है, शांत हो गया और कुछ शून्य में देख रहा है। अच्छा। तो उसे एब्सेंस सीजर कहते हैं, यानी कि भक, जिसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कि भक हो जाना। और जो है सो मरीज के पेरेंट्स आके बोलते हैं, माता पिता आके बोलते हैं कि एकाएक वो शांत हो जाता है, घूरने लगता है और पलक तक नहीं झपकाता है और लगता है कि कुछ शून्य में देख रहा है। अच्छा। तो एब्सेंस सीजर उसको बोलते हैं। उसके बाद से कुछ सीजर्स जो होते हैं इपिलेप्सी, उसमें हम लोग देखते हैं कि बेहोश हो जाएगा और हाथ पांव कड़ा कर लेगा, तो टोनिक सीजर उसको बोलते हैं। जी, जी। कुछ सीजर्स में रहता है ए टोनिक, जिसमें कि हाथ पांव में कोई ताकत ही नहीं रहेगा और वह ध्यान से गिर जाएगा और हाथ पांव एकदम लूज हो जाता है। ए टोनिक माने कोई उसमें शक्ति नहीं रहती है। और तीसरा जो ज़्यादा खतरनाक है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक, जिसमें कि शरीर में झटका आता है, गर्दन ऐंठा जाता है, मुंह से झाग भी आते हैं, दांत जो है सो लग जाएगा, दांत से जीभ कट जाता है, मुंह से फेन आने लगेगा और वह जो है सो ज़्यादा सीरियस कंडीशन माना जाता है। तो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक उसे बोलते हैं। और अधिकांश लोग इस बात को देखते ही पहचान जाते हैं कि यह मिर्गी का बीमारी है। और जो वेराइटीज हैं उसे पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ फेब्राइल कन्वल्सन भी होते हैं जो कि बच्चों में पाया जाता है कि तेज बुखार हुआ और बच्चा जो है हाथ पाँव एकदम टाइट कर देगा और फेब्राइल कन्वल्सन होता है। अच्छा। तो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक जिसमें वास्तव में झटका आता है, गर्दन ऐंठा जाता है, मुंह से झाग आता है, मुंह से आवाज भी निकलेगा, जीभ कट जाएगा, साथ मौल मूत्र का त्याग भी हो जाता है। अच्छा, तो यह सबसे गंभीर लक्षण है जो कि लोग पहचान भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो दौरे आते हैं सर, आपसे हम जानेंगे कि इस तरह के दौरे पड़ते हैं तो तुरंत क्या करना चाहिए, लेकिन आपसे उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो इस तरह के जो दौरे पड़ते हैं, चाहे बच्चों में या आपने जो एक गंभीर मिर्गी का जिक्र किया, हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं, होंठ कट जाते, इस तरह के, तो वो अगर चलते चलते कहीं आम रास्ते पर हो रहा है या कोई नहीं है और ऐसा हो गया, तो उस समय क्या करना चाहिए? जब भी दौरा आवे तो उस कंडीशन में जो भी अगल बगल के लोग हैं तुरंत मिर्गी के जो बीमारी है उसको जो है सो लेटा दें, तकिया नहीं दें जी, उसको करवट पोजीशन में रखें, सिर को थोड़ा नीचे साइड में रखें और मुंह से जो भी झाग वगैरह आवे उससे जो भी पोंछने का सामान हो, रुमाल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उससे साफ कर दे ताकि उसे सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। अगर उल्टी सब हो तो उससे साफ कर दे जी। और कभी भी हाथ पाँव में जो झटका है तो उससे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ब्रेन से, मस्तिष्क से उसमें हाई वोल्टेज वेव्स निकलते हैं मिर्गी के दौरा के समय और उसके कारण हाथ पाँव में झटका आता है। तो उसे रोकने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो हड्डी वगैरह और जॉइंट जो है डिसलोकेट करने, छिटकने का भी उसमें चांसेस रहता है। अच्छा। तो इतना जो है सो ध्यान रखें कि उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो और कुछ देर में वो झटका खुद रुक जाएगा और फिर जो है उसे निकटतम अस्पताल में ले जा करके उसे
चिकित्सक को दिखलाना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे में सर जो गलत फहमी है लोगों के बीच में, जो इस तरह का जो झटका लगता है तो लोग सर आप हंसने लगे तो आप समझ गए कि आपको भी पता है कि लोग इस तरह का करते हैं, जूते वगैरह सुंघाने लगते हैं या और कुछ अपनी तरफ से ट्रीटमेंट करने लगते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? यह जो है सो सरासर अंधविश्वास है कि मिर्गी का झटका आए तो उसे जूता सुंघाइए, मोजा सुंघा दीजिए और जो है सो नाक बंद कर दीजिए और डायरेक्ट पानी का छींटा मारिए। ये सब करने से खतरा उसे हो सकता है, सांस लेने में उसे दिक्कत हो सकती है और इसका कोई भी वैज्ञानिक महत्व नहीं है। उसमें कोशिश यही करनी है कि उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। वह झटका खुद ब खुद 1-2 मिनट में रुक जाएगा और उस कंडीशन में जो है सो जूता सुंघाना, मोजा सुंघाना या नाक बंद करना या पानी का ज़बरदस्ती छींटा देना, हो सकता है वह जो है सो पानी का छींटा उसे नाक से होते हुए श्वास नली में चला जाए। जी। तो यह सरासर अंधविश्वास है। बिल्कुल, इससे कुछ भी सही नहीं होता है बल्कि नुकसान होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए इस तरह का जो अंधविश्वास है उसे हम दूर करना चाहते हैं आपके जो जानकारियाँ आप दे रहे हैं सर उसके माध्यम से। तो इस तरह का जो झटका आता है सर, तो एक तो आपने कहा कि एक नोट बना के रखें अपने पास में ताकि लोगों को पता चल सके कि वो मिर्गी का पेशेंट है और तुरंत उनको जाँच के लिए लिया जा सके। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं क्या सर जो पेशेंट हैं और वो निकल रहे हैं या उनको अगर एहसास होता है, क्या एहसास ऐसा होता है कि अभी मुझे झटका आ सकता है, इस तरह की फीलिंग हो रही है तो दवा ले लें, ऐसा कुछ है क्या सर? हाँ जी। मिर्गी में जो है सो 3 स्टेज यूजुअली होता है। जैसे मिर्गी का दौरा पड़ने से पहले मरीज को लगने लगता है कि कुछ अनइजीनेस जो है सो अस्वस्थ ऐसा महसूस होगा। उसे कुछ कान में या आँख के सामने कुछ स्टार्स वगैरह लगेगा कि कुछ चमक रहा है, कान में कुछ सन इत्यादि की आवाज़ आने लगेगी और वह समझ आता है कि अब दौरा पड़ने वाला है। जी। दूसरा जो है सो दौरा पड़ने के समय जैसा कि मैंने बताया कि उसमें शरीर में झटका आना, हाथ पांव का जो है सो अकड़ जाना होता है। और तीसरा जब झटका रुक जाता है उसके बाद भी जो है मरीज अचेतावस्था में रहता है जी, जिसे पोस्ट इक्टल हम लोग बोलते हैं। अच्छा। तो अचेतावस्था में जब मरीज रहे तो उस कंडीशन में भी जो है सो ध्यान रखना है कि उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं है। यह जो है 3 स्टेज है जी। और इस तीनों का जो कंट्रोल है वो अलग अलग है। जैसे कुछ मरीज को पता लग जाता है कि अब हमको दौरा पड़ने वाला है जी, तो उसे तुरंत ही बैठ जाना चाहिए और कोई अगर बिछावन वगैरह हो तो उसे लेट जाना चाहिए। अच्छा। सुरक्षित जगह पर। अगर वो रोड पर चल रहा हो तो रोड के किनारे जाकर के कोई बेंच वगैरह पर लेट जाना चाहिए और करवट पोजीशन में लेटना चाहिए। अच्छा। चित अवस्था में नहीं, ताकि जो भी दौरा पड़े तो उसमें उसको कोई ज़्यादा हानि नहीं। जी जी जी। और जब दौरा पड़ ही गया तो उस कंडीशन में तो मरीज जो है सो यूजुअली अनकॉन्शियस वो तो खुद से कुछ भी करने में असमर्थ होगा। तो उस समय जो अगल बगल के लोग हैं उनका उत्तरदायित्व होता है कि वो कैसे उसे देखभाल करते हैं, सांस लेने में उसे दिक्कत नहीं हो, इसको देखना है। जी जी बिल्कुल। तो इसके इलाज की हम बात करेंगे सर, क्या ये ठीक होने वाली बीमारी है या आजीवन जिसको एक बार हो गया उसको बार बार ये दौरे जीवन काल में चलते रहते हैं? तो इपिलेप्सी जो है मिर्गी किस कारण से है इसके ऊपर उसका जो है इलाज बहुत कुछ निर्भर करता है। जी जी। तो पहले जो है हम लोग उसको डायग्नोज करते हैं कि देखते हैं कि वास्तव में यह इपिलेप्सी है या सिंपल कन्वल्सन है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि झटका जो है वो अन्य कारणों से भी आ सकता है। हाँ। लेकिन अगर वह मस्तिष्क से संबंधित है, इपिलेप्सी है, मिर्गी है, तो उसके लिए कुछ जांच है जैसे EEG और दूसरा जो है CT स्कैन ऑफ ब्रेन। अच्छा। CT स्कैन ऑफ ब्रेन जब भी कराना चाहिए तो विथ कंट्रास्ट कराना चाहिए। विथ कंट्रास्ट करने से अगर कोई उसमें इन्फेक्शन हो, कोई एब्सेस हो, कोई पस का निर्माण हो, कोई मेनिंजाइटिस का हो, ट्यूमर हो, तो ये सारा जो है CT स्कैन ऑफ ब्रेन विथ कंट्रास्ट से पता लग जाता है। जी। 2 जांच जो है EEG मस्तिष्क के कार्य प्रणाली के बारे में बताता है कि उसे हाई वोल्टेज वेव्स निकल रहे हैं कि नहीं। जी। और CT स्कैन से उसके बनावट के बारे में पता लगता है कि उसमें कोई खराबी तो नहीं है। CT स्कैन में भी कई बार जो है हम लोग मिस कर जाते हैं तो फिर हम लोग MRI ब्रेन के लिए सलाह देते हैं। MRI ब्रेन से अधिकांश जो मिर्गी की बीमारी है उसमें कुछ ना कुछ खराबी मिल ही जाती है। उसके बावजूद भी जो है कुछ बीमारियों में, कुछ रोगियों में निगेटिव आ जाता है। तो उसका फिर से MRI का एक स्पेशल जांच होता है विथ इपिलेप्सी प्रोफाइल। अच्छा।
जैसे टेम्पोरल लोब के मेडियल साइड में कोई खराबी है कि नहीं, हिप्पोकैम्पस में कोई खराबी है कि नहीं, यह देखने के लिए हम लोग MRI ऑफ ब्रेन विथ कंट्रास्ट विथ इपिलेप्सी प्रोफाइल कराते हैं। तो यह जो है हम लोग जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं इपिलेप्सी के, वो लोग इस जांच को लिखते हैं और उससे पता लग जाता है। जी जी जी, मतलब मिर्गी के भी कई प्रकार हैं और इस प्रकार के जो उस पर आधारित जो है उस पर आप लोग बताते हैं कि कौन से ये ठीक हो सकते हैं या फिर आजीवन दौरे चलते रहते हैं। जी, अभी जो इंटरनेशनल इपिलेप्सी गाइड है उसके हिसाब से है कि पहला झटका जो आवे तो उसमें हम लोग दवा शुरू नहीं करते। अच्छा, अगर सेकेंड अटैक आता है तब हम लोग दवा शुरू करते हैं। लेकिन अगर क्लिनिकली जो मरीज हिस्ट्री देता है क्लियर कट है कि यह इपिलेप्सी ही है, तो हम लोग उसकी दवा शुरू कर देते हैं। EEG हम लोग करा लेते हैं, CT स्कैन ऑफ ब्रेन विथ कंट्रास्ट करा लेते हैं, या आवश्यकता पड़ी तो MRI ऑफ ब्रेन विथ कंट्रास्ट करा लेते हैं। और एंटीप्लेप्टिक ड्रग्स मिर्गी को रोकने के लिए जो दवाई आती है उसे हम लोग शुरू कर देते हैं। जी, ये दवाइयाँ फिर जब तक जैसी बीमारी है, जिस प्रकार की बीमारी है उसी आधार पर ये दवाइयाँ का जो समय जो है वो निर्धारित होता है। यूजुअली हम लोग 2 साल तक मिर्गी की दवा देते हैं और उसे सलाह देते हैं कि दवा को कभी भी रोके नहीं, गैप नहीं हो, ख़त्म होने से पहले मंगा ले और समय से ले। जैसे सुबह शाम हम लोग लिखते हैं तो 8 बजे लेना है तो 8 बजे सुबह ले लीजिए। घर में नाश्ता हो या नहीं हो, आप दवा खा लीजिए। नाश्ता के लिए दवा को मिस नहीं कीजिए। अच्छा, खा लेना है जी। शाम में जो है 12 घंटे के बाद फिर से 8 बजे रात है दवा ले लें। तो टाइमली दवा जो है सो लेते रहें। और अधिकांश जो है एंटीप्लेप्टिक ड्रग्स हम लोग 2 बार देते हैं, सुबह में और शाम में। बिल्कुल, समय पे दवा लेना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। ये आजकल तो सर टेक्निक इतना ज़्यादा, मतलब हम लोग आगे आ गए हैं ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इलाज के क्षेत्र में भी। तो ये जो आनुवांशिकता है ये इसमें जो है देखी जाती है, तो क्या ऐसा कुछ निकला है कि गर्भ में ही पता चल जाए बच्चे में कि इस तरह की समस्या है और ठीक कर दिया जाए? आज तो बहुत एडवांस हम लोग चल रहे हैं। अभी तक जो आनुवांशिक कारण है मिर्गी का, हाँ, उसमें पैरासिंथेसिस करके एमनियोटिक फ्लूइड्स निकाल करके और तब फिर उसकी जांच की जाती है और उसमें जो है सो जीन्स में कोई खराबी है तो उसका पता लगा जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स माने जो माताएं हैं, हाँ, जो होता है इनको, जिनके घर में या ननिहाल साइड में हो या ददियाल साइड जी जी जी, तो अगर किसी को मिर्गी की बीमारी हो और बहुत ही सीवियर ढंग का हो तो उसमें हम लोग जो है फ्लूइड्स का, इम्यूनिटी फ्लूइड्स का टेस्ट करके और फिर उसका जेनेटिक टेस्ट करके पता लगा लेते हैं कि यह जो है सो आनुवांशिक जो है बीमारी इसको भी, बच्चे को भी होगा। हाँ, तो फिर उस समय वो ट्रीटमेंट संभव हो पाता है या फिर अभी वो टेक्निक अभी हमारे तो पास नहीं? उतना टेक्निक विकसित नहीं हुआ है कि वो जीन्स को जो है सो जो बीमारी को कैरी करने वाला जीन्स है। हाँ, लेकिन सावधानी जरूर बरतनी, सावधानी उसमें बरतने की आवश्यकता है। कुछ देशों में तो यह नियम भी है कि जो मिर्गी के रोगी है उन्हें शादी करने की अनुमति नहीं है। अच्छा, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई कानून नहीं। लेकिन इसमें है कि सावधानी हम रखें तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। तो मिर्गी के बारे में तो सर बहुत सारी आपने जानकारियाँ दी हैं और हमें उम्मीद है कि जिनको इस तरह की परेशानी है तो आपने जो भी बताया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका पालन करेंगे। लोग भी इसमें आगे आएंगे, मिर्गी के जो पेशेंट हैं उनको सहयोग देने के लिए, या परिवार के लोग हैं वो उनको सहयोग देंगे, तभी सब कुछ ठीक रह सकता है। कुछ चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था। बिल्कुल सर, कि जो भी मिर्गी के रोगी हैं उन्हें कुछ चीज़ों से बचना है। अच्छा, जैसे आप दवा ठीक है डॉक्टर की सलाह से सुबह शाम ले रहे हैं, लेकिन दवा खाने के बावजूद भी अटैक होने का डर रहता है। अच्छा, जिसमें अत्यधिक मानसिक तनाव, चिंता, फिकर, अनिद्रा, अवसाद, जो डीजे वगैरह तेज आवाज़ वाले जो है वहाँ पर गाना सुनना और ये करना, बहुत तेज भूख लाइट जो शादी विवाह में लगा रहता है, ये सब को देखना, ये सब से बचना है। अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है। ये चीज़ें जो है हम लोग मिर्गी के जो भी बीमारी आते हैं उन्हें समझाता हूँ कि भाई यह चीज़ जो है सो अवॉइड करना है।
समय से एकदम सो जाना है। अब कहीं शादी में गए और बोले कि अब रात में जो है सो हम लोग सारा शादी देख के तब जो है सो बहुत देर हो गई है। तो ऐसा नहीं करना है। दवा खा लीजिए और साथ में अत्यधिक मानसिक तनाव, चिंता, फिक्र, निद्रा, अवसाद, इस सब से ही बचना है। बिल्कुल। तेज भगभुक लाइट से बहुत देर तक जो है सो टीवी को भी नहीं देखना है, मोबाइल को भी बहुत देर तक घूरते नहीं रहना है, बीच बीच में नज़र हटा लेना है स्क्रीन से, और तब जो है सो बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि दवा भी लेते रहें, सावधानी भी बरतें, लेकिन किन चीज़ों से परहेज करना है हमें मिर्गी के पेशेंट को, उन पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी चर्चा चूँकि हमने शुरू में अपने दर्शकों को कही थी कि चूँकि इंजरीज़, हेड इंजरीज़ की थोड़ी सी हम बताएंगे बात, क्योंकि सर दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हर दिन हम देखते हैं समाचारों में कि यहाँ दुर्घटना हो गई, वहाँ दुर्घटना हो गई, और बहुत सारे केसेस आते होंगे हेड इंजरीज़ के। तो इस संबंध में क्या जानकारियाँ आप देना चाहेंगे सर? हेड इंजरी जो है हमारा जो वर्किंग फोर्स है, हाँ, उस एज ग्रुप में ही सबसे ज़्यादा होता है जी। हेड इंजरी बच्चे से लेकर के बूढ़े तक किसी को भी हो सकता है। हाँ, हाँ। लेकिन जो वर्किंग फोर्स है, एडोलेसेंस है, एडल्ट्स हैं, जो कि समाज का सारा दारोमदार उनके ऊपर है जी, वह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और जो है हेड इंजरी हो जाता है। हाँ, इसलिए हम लोग का फोकस ज़्यादा रहता है कि उन्हें इस बात के लिए राजी करना कि जब भी आप बाहर निकले तो ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, हेलमेट लगाए, सीट बेल्ट लगाए, नशे में कभी भी गाड़ी नहीं चलाएं, तेज़ ड्राइविंग नहीं करें, ओवरटेकिंग नहीं करें। यह सारा चीज़ जो है सो ध्यान में रखना है। नहीं तो हेड इंजरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला हेड जी, और उसके भीतर का ब्रेन वही डैमेज हो जाएगा तो क्या पोजीशन होगा सोच सकते हैं। और बाकी जो एज ग्रुप में होते हैं, जैसे बच्चे में होता है कि गोद से गिर गया, चाहे पलंग से गिर गया, एडोलेसेंस में होता है कि जैसे बरसात के समय में काफ़ी कैसे जाते हैं पेड़ से गिरे हुए, हाँ, अब जामुन खाने के लिए, अमरूद खाने के लिए जो है सो ऊपर चढ़ जाते हैं और पेड़ से गिर जाते हैं। तो उन लोगों को भी ध्यान में रखना है। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से बचाव के लिए जो है सिर्फ सरकार के ही दायित्व तो नहीं है, हम लोग का भी दायित्व है कि हम लोग सावधानी रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बहुत सारे जो यंग जनरेशन जो इसकी चपेट में आ रहे हैं, उनके लिए आपने बहुत अच्छी बात आपने कही है सर, जो सावधानी बरतनी है, यातायात व्यवस्था के जो नियम कानून हैं उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम इनका भी उल्लंघन कर देते हैं और ऐसे ऐसे इंजरीज होते हैं जो फिर उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही भयावह होता है सर। तो अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है सर कि हम और आपसे सवाल करें। चलते चलते अगर आप कुछ एक लाइन में संदेश देना चाहें सर तो दर्शकों को। मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि मिर्गी के रोगियों से कभी भी दूरी न बनाएं। यह फैलने वाली छुआछूत वाली बीमारी नहीं है और यह ठीक हो जाने वाली भी बीमारी है। दवा मिर्गी के मरीजों को समय से दें, ख़त्म होने से पहले मंगाकर घर में रखें, और जो मैंने बताया कि जिन कारणों से दवा खाते हुए भी अटैक होना है वो चीज़ों से उसे बचाएं, और 2 साल तक मिनिमम दवा लेना है, और उसके बावजूद उसे एकाएक नहीं बंद करना है। ईईजी करा करके देखना है कि मस्तिष्क से जो वेव्स निकलते हैं वह नॉर्मल हुए कि नहीं हुए, फिर उसे घटा करके और तब बंद करना है। यह मैं अपने चिकित्सक भाइयों को भी संदेश देना चाहता हूं कि कभी भी एकाएक मिर्गी की दवा को नहीं बंद करें, ईईजी करा कर देख लें। ईईजी रिपोर्ट लगातार 2 बार अगर नॉर्मल आता है तभी दवा को बंद करें, और भी घटा कर बंद करें। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुंची है सर। इसका लाभ लोग ज़रूर उठाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है, और अपना जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक रखेंगे। तो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत कीमती वक्त दिया है, जानकारियाँ दी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।